MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। और आज आपको दिखाने वाला हूं मैं, बिहार में नेता गुंडा बन गए, उनकी खबर आपको दिखाऊंगा। लेकर चलूंगा महाराष्ट्र, जहां पर मराठी वर्सेस हिंदी का विवाद चल रहा है। लेकिन आज सबसे पहले बात बिहार विधानसभा की, जो अखाड़ा बन गई है। अखाड़ा सोचिए आप, सुबह से आप लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे की तस्वीर देख रहे होंगे, लेकिन मैं अब आपको बिहार की तस्वीर दिखाऊंगा। इधर बिहार में तो गजब हो गया है, यहां तो मार होते होते रह गई है, बस माहौल गजब का गर्मा गया। इधर पूरा विपक्ष मैदान में आ गया, जबरदस्त हंगामा करने लगा। विपक्षी नेता विधायक आकर नारेबाजी करने लगे। और खबर मेरे पास है, तस्वीर भी दिखाऊंगा। कुछ विधायकों ने टेबल कुर्सी अपने हाथ में उठा ली और फेंकने की कोशिश करने लगे। सोचिए आप, ये सब कुछ चल रहा है बिहार के अंदर सदन में। ऐसे नेता, ये नेता हैं कि गुंडे हैं? हालांकि उनके बीच में वक्त रहते मार्शल आ गए। स्थिति ऐसी बन गई थी कि मार हो जाए, लेकिन स्थिति को संभाला गया। अब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा बिहार में क्या हो रहा है जो इतना हंगामा हो रहा है, इतना हल्ला हो रहा है। तेजस्वी यादव के साथ साथ विपक्षी विधायक वोटर शुद्धिकरण के मामले पर आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए। लेकिन आपको सोचना होगा, आखिर ये सब किसके लिए हो रहा है? क्या ये आपके वोट के लिए लड़ रहे हैं? क्या बिहार को मूल वोटर जो है उसको सोचना होगा, क्या वो आपके लिए लड़ रहे हैं? नहीं, ये लोग फर्जी बिहार में बने हुए वोटर्स के लिए मैदान में आ रहे हैं। सोचिए आप, जो अवैध हैं। लेकिन अब सियासी दल अपना हित आगे रखेंगे और आपको पीछे रखेंगे, तो मैं राष्ट्र सर्वोपरि में उनका चेहरा दिखाऊंगा। क्योंकि बिहार में वोटर शुद्धिकरण का मामला घुसपैठियों को बाहर करने के लिए बड़ा हथियार है। लेकिन ये इस हथियार को तोड़ रहे हैं। विपक्ष चाहता है कि नहीं हो ऐसा। हम कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए। घुसपैठिए क्यों वोट दें? और तेजस्वी यादव पता है क्या कह रहे हैं? जो बिहार के लोग ये सुन लें, वो कह रहे हैं बिहार के वोटरों से जुड़ा हुआ ये मामला है, उन्हीं वोटर्स के लिए जो हमें चुनकर यहां भेजते हैं। अरे तेजस्वी जी, हम भी तो यही कह रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे। लेकिन आप सरकारी काम में रोड़ा अटका रहे हैं। आपको पता है, मामला कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दाखिल किया है अपना जवाब, लेकिन विपक्ष को सब्र ही नहीं हो रहा है। वो तो कुर्सी उठा उठा के फेंक रहे हैं। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बात पर, तो मैं अब आपको तस्वीर दिखाता हूं। जनता के हित का सवाल नहीं खड़ा हो विधानसभा में। सदन अनुमति दे रहा है बोलने के लिए आपको, लेकिन आप नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि कोई विषय नहीं है आपके पास, और आप केवल हंगामा करना चाहते हैं और कोई विषय नहीं आपके पास। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले जो आपने सुना वो विपक्ष का असली चेहरा है। चुनाव सिर पर हैं, नेताओं को देश के भले से ज्यादा सत्ता की चाबी को अपनी मुट्ठी में करने की पड़ी है। आरजेडी सत्ता में वापसी करना चाहती है, तो वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर चुनाव से पहले सियासी गुंडागर्दी शुरू कर दी है। तभी तो मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आरजेडी के विधायक बिहार विधानसभा में काले कपड़े पहनकर पहुंचे, जिससे साफ हुआ कि विपक्ष विधानसभा की कार्यवाही में जनता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नहीं, बल्कि हंगामे के मकसद से सदन पहुंचा था। बिहार विधानसभा के अंदर जाकर भी विपक्षी नेताओं ने जमकर विरोध किया, जिसके कारण पूरे समय अध्यक्ष नंद किशोर यादव यही कहते सुनाई दिए कि बैठ जाइए। बैठिए, 0 आवर में उठाइएगा, शून्यकाल में उठाइएगा, प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए। प्रश्नकाल के शुरू होते ही जो तेवर विपक्ष ने अपनाए वो ये बता रहे हैं कि चुनावी साल में सदन के अंदर भी गुंडागर्दी करने से विपक्षी नेता गुरेज नहीं कर रहे। बैनर छीनिए, प्ले कार्ड छीनिए, हटाइए, प्ले कार्ड हटाइए, प्ले कार्ड हटाइए, बैठ जाइए ना। आपको हंगामा करना है,
अपनी अपनी जगह को छोड़कर आरजेडी नेता बाहर निकल आए, लगातार हंगामा करते रहे। सत्ता पक्ष को जिन मुद्दों पर चर्चा करनी थी उन पर सदन का ध्यान केंद्रित ही नहीं हो पाया। अपने स्थान पे जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अपने स्थान पे बैठ के अपनी बात कहिए, अपने स्थान पे जाके बात कहिए, बैठ जाइए। क्यों गला खराब कर रहे हैं आप लोग? महोदय मेरा, मुझे आप सबकी चिंता हो रही है। गला खराब करके चुनाव में कैसे नारा लगाइएगा? बैठ जाइए, बैठ जाइए। किसी तरह अमरेंद्र प्रताप सिंह की बारी आई, वो खड़े हुए, लेकिन विपक्ष के हंगामे ने उन्हें आगे ही बढ़ने नहीं दिया और विधानसभा अध्यक्ष ने बार बार टोका। सिर्फ 15 सेकंड ही बीते थे कि विपक्ष ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा भी ऐसा कि विपक्ष में बैठे नेताओं ने विधानसभा की मर्यादा को तार तार कर दिया। कुर्सी मेज उठाकर फेंकने की कोशिश की। कुर्सी मत उलटिए, ऐसा नहीं हो रहा है। इसका जनता देख रही है कि आप व्यवहार कैसा कर रहे हैं। अपनी छवि को ठीक रखिए, छवि खराब हो रही है आप सबकी। ऐसे व्यवहार से अपना परिचय क्यों दे रहे हैं जनता के सामने आप लोग? जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो नंद किशोर यादव ने फिर उन्हें सदन के नियम कायदे समझाए, लेकिन विपक्ष का हंगामा जस का तस चलता रहा। ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं है आपका। जनता देख रही है कैसा व्यवहार कर रहे हैं आप। ये व्यवहार उचित नहीं है। अपने स्थान पे जाइए। शून्य काल में आपकी बात सुनी जाएगी, प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए, उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी। तो आप शोरगुल करके अपनी छवि क्यों खराब करना चाहते हैं? जनता देख रही है कि आप सदन के कार्य में बाधा डाल रहे हैं। आप जनता के हितों के सवाल को नहीं होने देना चाह रहे हैं। इसलिए अपने स्थान पे जाइए, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन प्रश्नोत्तर काल के बाद। हद तो तब हो गई जब विपक्षी नेताओं ने विधानसभा कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। ये कर्मचारी उन्हें शांत करने वहां पहुंचे थे। सदन की संपत्ति को नुकसान पहुंचने से रोकना चाहते थे, लेकिन विपक्षी नेता मार्शल्स के साथ धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। टेबल मत उलटिए। कर्मचारियों से क्या झगड़ा आपका है? विधानसभा कर्मचारियों से क्या झगड़ा आपका, बताइए? चोट लगेगी, पैर टूट जाएगा, फिर हम ही को आपका इलाज कराना पड़ेगा। जिस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये विपक्षी नेता वेल में घुस रहे हैं, उसी का ये पालन करते खुद नजर नहीं आए, जबकि विधानसभा अध्यक्ष 51 मिनट की कार्यवाही के दौरान इन्हें केवल समझाते ही रहे। अरे बैठाइए, सबको बोलने के लिए देंगे। अरे भाई, बोलने के लिए देने के लिए हम तैयार हैं, बैठिएगा तुम ना, कैसे बोल देंगे? अरे आप मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए ना। अरे सुन तो लीजिए ना। मैं आपको बोलने के लिए अनुमति देना चाहता हूं। सबको बैठाइए, बोलिए। बिल में खड़ा होकर कैसे हो सकता है, बताइए आप? बैठाइए, मैं अनुमति देता हूं, बैठाइए पहले। मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूं। आप केवल हंगामा करना चाहते हो तो बात अलग है। ये व्यवहार विपक्ष ने केवल बिहार विधानसभा में नहीं दिखाया, बल्कि दिल्ली में भी संसद में विपक्ष ने कुछ ऐसा ही हंगामा काटा। लोकसभा में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव तमाम दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ संसद के मुखद्वार पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिस तरह से बिहार से लेकर दिल्ली तक विपक्ष ने हंगामा काटा, उसने देश के विकास की दिशा और दशा दोनों पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि ऐसा करेंगे तो देश में कानून व्यवस्था कैसे बनेगी? अगर धनखड़ जी इस्तीफा दे सकते हैं तो लोग अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो बीजेपी जो है आखिर क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी को भी अगला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है चुनाव तक ही, नेतृत्व तक ही बनाएंगे। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ वो बिहार चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी वही काम जो है होगा। अब बिहार में लोकतंत्र में गुंडागर्दी करने का अधिकार किसी को नहीं। अब बिहार विधानसभा के अंदर जो विपक्ष ने किया, तेजस्वी यादव जवाब देंगे। गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? टेबल पटकना, उलट देना, कुर्सी उलट देना। और दिल्ली के अंदर विपक्ष मकर ध्वज पे किसी को खड़ा नहीं होना है, धरना प्रदर्शन नहीं करना है। आप अवहेलना कर रहे हो, आप बाबा साहब का नाम लेते हो, संविधान की दुहाई दे रहे हो, संविधान को कुचल रहे हो। विधानसभा की कार्यवाही का 1 मिनट का खर्चा करीब 66,000 रुपए आता है।
इसके बाद भी विधायकों में जनता से जुड़ी समस्याओं के लिए गंभीरता नहीं है, सिर्फ सियासी पैंतरेबाजी चल रही है। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ आरजेडी के नेता हंगामा काट रहे हैं, तो दूसरी तरफ लालू नीतीश कुमार को नकलची बताने का पोस्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर जनता के मुद्दों की चर्चा सदन में नहीं हो रही, जिससे देश के विकास में बाधा आ रही है। चुनाव अपनी जगह है, चुनाव तो हर 5 साल बाद होंगे, लेकिन जनता के विकास के लिए काम हमेशा होना चाहिए, तभी राष्ट्र सर्वोपरि होगा। अब मैं जितने नेता हंगामा कर रहे थे, जो कुर्सी उठा कर फेंक रहे थे, उनकी आंखें खोलने वाली सच्चाई बता रहा हूं आप लोगों को, और फिर आपको फैसला करना है कि ये हंगामा करने वाले सही हैं या फिर जो वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण हो रहा है वो सही है। आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं। SIR यानी वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें इलेक्शन कमीशन ने खुलासा किया है। पहला खुलासा क्या? एड्रेस पर नहीं मिले वोटर, उनकी संख्या कितनी है? 52 लाख। सोचिए, आप पता ही नहीं है। दूसरा, 26 लाख जो दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में शिफ्ट हो गए। यह अच्छी बात है ना भाई, कोई एक शहर से दूसरे शहर चला गया, उसका पता होना चाहिए। 18 लाख मतदाता ऐसे मिले जो इस दुनिया में ही नहीं है, इनकी मौत हो गई है, लेकिन उनका वोटर आईडी बना हुआ है। 2 जगह की वोटर लिस्ट में, एक नहीं 2-2 जगह वोट दे रहे थे, ऐसे 7 लाख नाम मिले। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए मुझे। और 11,000 वोटर्स का पता ही नहीं चला, ये कहां से आ गए, कौन है, क्या कर रहे हैं। और ये जो संख्या है, कुल मिलाकर आप देखिए कितनी बड़ी संख्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बिहार में वोटर्स आप लोग हैं जो बिहार के हैं, ये घुसपैठिए बिहार में वोट नहीं दे सकते। यही हमारा कहना है, राष्ट्र सर्वोपरि में घुसपैठियों को सबक सिखाना जरूरी है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकर चलता हूं आपको महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे और इनके ये कार्यकर्ता ये अब हद पार कर रहे हैं, इसलिए मैं आज बहुत गुस्से में हूं। मराठी बोलने के लिए ये इतना मजबूर कर रहे हैं लोगों को। लोग अब पता है क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं। और मैं हवाई बातें नहीं कर रहा। सोचिए जरा आप, देश के नागरिक अपने ही देश में परेशान हो रहे हैं, हम चुप बैठेंगे? नहीं। मैं महाराष्ट्र के लोगों से आज कुछ कहना चाहता हूं, आप लोगों से बोलूंगा मैं। क्या आप लोग यही चाहते हैं कि आपके राज्य से बाकी जो देशवासी है वो चले जाएं, जिनको मराठी नहीं आती वो चले जाएं? अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो उनको रोक लीजिए। उन हिंदी बोलने वालों को जो आपको खाना खिलाते हैं, कोई कपड़े की दुकान खोलकर बैठा हुआ है, कोई बच्चों के खिलौने बना रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। अरे नहीं बोल पा रहे मराठी, क्या समस्या है? जय हिंद बोल देंगे, वो जय महाराष्ट्र भी बोल देंगे, फिर दिक्कत क्या है आपको? ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गुंडे क्यों पीछे पड़े हुए हैं? इनको आप लोगों को रोकना होगा, क्योंकि इनको चुनाव में वोट नहीं मिल रहे, 2 वोट नहीं दे रहा है इन्हें आदमी। ये आम लोगों पर गुस्सा निकाल रहे हैं। लेकिन इन गुंडों से एक बात और कहना चाहता हूं, मेरी बात पहुंचा देना आप। तुम्हारी दुकान हम बंद करके रहेंगे, यह हमारे मराठी भाइयों का संकल्प है। और एक बात और मैं पुलिस और सरकार से भी कहूंगा कि अगर आप इन्हें रोक नहीं पा रहे तो ये आपकी दिक्कत है, इसमें आम आदमी पिस रहा है। अगर आप लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, गुंडों को पकड़ नहीं पा रहे, तो फिर महाराष्ट्र के नागपुर में जो हिंसा हुई थी वैसी ही कोई घटना मुंबई में हो जाएगी मराठी और हिंदी के चक्कर में, और आप लोग देखते रह जाएंगे। आपको कदम उठाने होंगे, इन गुंडों को सबक सिखाना होगा। इसलिए जिनको परेशान किया जा रहा है उनको मैं दिखा रहा हूं कि वो लोग जा रहे हैं आपके महाराष्ट्र से, रोक लीजिए आप उन्हें। और इसलिए मैं महाराष्ट्र के लोगों से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि इन गुंडों से आप लोगों को ही निपटना होगा। जब आप लोग सामने आएंगे तो ये जैसे चुनाव के बाद भागे वैसे ही भागेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, और ये खबर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि कानपुर में 161 पुलिसकर्मी लापता हो गए। आप कहेंगे ये कैसी खबर है?
ठहर जाइए, बता रहा हूं आपको। जो पुलिस वाले आपकी मदद करते हैं, जो पुलिस वाले आपका चोरी हुआ सामान ढूंढते हैं, वापस लाते हैं, अरे जो पुलिस वाले गुमशुदा की तलाश करते हैं वही गायब हो गए, ना जाने कहां चले गए। और एक दो नहीं है, 161 पुलिस वाले कहां चले गए। सोचिए, आप देश में कहीं भी हैं, उत्तर प्रदेश के कानपुर की इस खबर को जरूर देखिएगा और सोचिए पुलिस वाले ऐसे कहां गायब हो गए, कहां चले गए। क्योंकि इनको गायब हुए 6 महीने बीत गए, डिपार्टमेंट ढूंढ रहा है इन्हें, अलग अलग इलाकों में खाक छान रही है पुलिस, लेकिन पुलिस वालों का कहीं कोई अता पता ही नहीं है। अच्छा, एक बात और, कईयों के तो पुलिस की टीम घर गई ढूंढने के लिए, रिश्तेदारों से संपर्क किया गया, नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। इनकी लोकेशन पता करने के लिए कोशिश की तो फोन भी इनका बंद आया, यानी वहां भी कुछ नहीं मिला। लेकिन आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में यह सब हो रहा है, जहां की पुलिस, जिससे अपराधी डरते हैं, जो पुलिस ठाए ठाए करती है, एनकाउंटर में नंबर 1 हो गई है। फिर सवाल ये कि भाई पुलिस वाले गए तो गए कहां, धरती खा गई, आसमान निकल गया। और इसको लेकर अब कानपुर से लेकर लखनऊ तक हलचल मच गई है। कई तो ऐसे हैं जो 6-6 महीने से गायब हैं, लेकिन इनकी कोई खैर खबर नहीं है। अब राष्ट्र सर्वोपरि में यह खबर इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर ये लापता हैं तो इनके साथी अब तक कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं ढूंढ पाए। और अगर ये अपनी मर्जी से कहीं चले गए तो फिर सुरक्षा को लेकर भी चिंता होगी, क्योंकि इनका एकाएक गायब होना सिस्टम के लिए भी चिंता है, आपके लिए भी चिंता, हमारे लिए भी चिंता। देखिए, जिन पुलिसकर्मियों पर शहर की कानून व्यवस्था संभालने का जिम्मा होता है, अगर वही गायब हो जाएं तो क्या होगा। जिस पुलिस के कंधों पर गुमशुदा की तलाश करने की जिम्मेदारी होती है, अगर वही गुम हो जाएं तो क्या होगा। उन्हें ढूंढ कर लाएगा कौन। पुलिस विभाग किसी भी राज्य, किसी भी शहर में बड़े से बड़े अपराधी, बड़े से बड़े अपराध पर काबू पाने का मादा रखते हैं, लेकिन जब उसी विभाग की फोर्स से उसके सिपाही लापता हो जाएं तो क्या करेंगे। लापता पुलिसकर्मियों की संख्या 1-2 नहीं है, बल्कि 161 पुलिसकर्मी हैं। ये सुनकर आप चौंकिए मत, क्योंकि 161 पुलिसकर्मी असल में गायब हो गए हैं। वो भी उत्तर प्रदेश के कानपुर से इन पुलिसकर्मियों की खबर आई है। कानपुर की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिन पुलिसकर्मियों पर है, वही अपनी ड्यूटी से नदारद दिखे हैं। 161 ऐसे पुलिसकर्मी थे जो कि छुट्टी पर गए थे और वो वापस लौटकर नहीं आए हैं। कानपुर कमिश्नरेट में काम करने वाले 161 पुलिसकर्मियों का कोई अता पता नहीं है। बिना बताए ये पुलिसकर्मी गायब हो गए हैं। ना तो ये अपने घर पर मिल रहे, ना ही मोबाइल पर संपर्क हो रहा है। इनके मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं, जिससे इनकी लोकेशन का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सबके जहन में यही सवाल आ रहा है कि आखिर ये पुलिसकर्मी गए तो गए कहां, किस स्थिति में है। अब चौंकाने वाली बात तो यह है कि कुछ एक आध दिन से नहीं, बल्कि करीब 6 महीने से गायब है। महाकुंभ के बाद ये पुलिसकर्मी छुट्टी पर चले गए थे और तब से लौटे ही नहीं, जिनमें 41 पुलिसकर्मी तो अलग अलग ड्यूटी पर जाने के बाद से गुम हैं। 39 पुलिस वाले विभागीय कार्रवाई के बाद से डिसलोकेटेड हैं और 34 पुलिसकर्मी छुट्टी लेने के बाद से गैर हाजिर हैं। 27 पुलिस वाले बीमारी की छुट्टी लेकर गए थे, लेकिन उसके बाद लौटे ही नहीं, और 20 पुलिसकर्मी 6 महीने से वापस ही नहीं आए। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले की जांच की तो इस मामले में पाया गया कि अब तक 53 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कि बीते 6 महीने में छुट्टियों पर गए थे और उसके बाद उन्होंने वापस अपनी आमदी कानपुर में नहीं कराई है। तो 2-2 नोटिस इनके गृह जनपदों को सर्व किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी जो संतोषजनक जवाब है वो इनसे पुलिस को नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में एक इंक्वायरी सेटअप करी है और इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। पुलिस प्रशासन की ओर से इन सभी लापता पुलिसकर्मियों को 2 बार नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने यूपी पुलिस हेडक्वार्टर को भी इसकी जानकारी दे दी है। टोटल हमारे 53 पुलिस पर्सनल जो है वो ड्यूटी से अनुपस्थित हैं, गैर हाजिर हैं,
इसके संबंध में उनका तस्करा अंकित है और उसके बाद जो इनके संबंधित जो गैरहाजिर हैं उनके विरुद्ध जो विभागीय कार्रवाई होती है वो भी अमल में लाई जा रही है। उनके विरुद्ध जो है वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और जो भी नतीजा आएगा, निष्कर्ष आएगा, उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेज तो दी है। इसके साथ ही इन कर्मचारियों की सेवा फाइलें खंगाली जा रही हैं। अगर ये लापता पुलिसकर्मी अब भी ड्यूटी पर नहीं लौटते हैं तो इनकी सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि पुलिसकर्मी गए तो गए कहाँ? अगर पुलिस वाले ऐसे ही गायब होने लगेंगे तो शहर और देश की कानून व्यवस्था को कैसे संभालेंगे? सोचिए जरा, अब इस पूरे मसले को लेकर जांच की जा रही है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो आपको सिर पकड़ने पर मजबूर कर देगी। 40 मिनट में 10 लाख रुपए स्वाहा। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। और आपसे एक बात पूछता हूं, खबर दिखाऊं उससे पहले, कभी कभी आप सोचते होंगे कि अगर मेरे पास इतना पैसा आ जाए तो मैं ऐसे ऐसे खर्च करूंगा। अगर आपके पास 10 लाख रुपए आ जाएं तो आप क्या करेंगे? और आपके पास 40 मिनट है, आप कहेंगे कि 40 मिनट में कैसे खर्च करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है और ये 40 मिनट 10 लाख रुपए के लिए कैसे अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार का कारण बने हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। क्योंकि यहां पर कुछ नेता आए, नेताओं के लिए व्यवस्था करनी थी। व्यवस्था भी 10 लाख रुपए में, सोचा होगा कि 5 स्टार होगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये 10 लाख रुपए सिर्फ हवा में उड़ा दिए गए, किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन आज राष्ट्र सर्वोपरि में मैं आपको इनकी सच्ची तस्वीर दिखाने वाला हूं। आखिर ये पैसे कैसे घोटाले में चले गए, कैसे गबन कर लिए गए, कैसे इनको स्वाहा कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। सोचिए, जब आपके घर में कोई छोटा सेलिब्रेशन होता है तो कितना खर्च आता है। 1 घंटे के कार्यक्रम में कितने रुपए खर्च होते हैं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, हद है 5 लाख। लेकिन मध्य प्रदेश में एक मंत्री जी के पास 45 मिनट के कार्यक्रम में 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। ना काजू, ना बादाम, ना बड़ा रिजॉर्ट, ना ही कोई वीवीआईपी व्यवस्था। खेत में एक टेंट और जमीन पर बिछा दी चादर और इसका खर्चा 10 लाख रुपए। मंत्री जी की मेहमान नवाजी ऐसी कि सिर्फ लंच और भोजन की व्यवस्था में 1,96,280 रुपए खर्च हो गए और मंत्री जी को मिला कुछ नहीं। ये तो वही कहावत हो गई कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। मतलब मंत्री जी को ना खाने को पनीर मिला, ना पीने को पानी, और बिल 10 लाख का मंत्री जी के नाम पर फोड़ दिया। दरअसल मध्य प्रदेश के मऊगंज में 17 अप्रैल और 25 अप्रैल को खैरा गांव में जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री प्रहलाद पटेल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम शामिल हुए। कार्यक्रम महज 40 मिनट चला। मंत्री जी आए और पानी पीकर चले गए, लेकिन रुपयों का घोटाला नहीं बचा पाए। हैरान करने वाली बात तो ये कि ये राशि एक ही वेंडर प्रदीप इंटरप्राइजेस को दी गई। किराना, मिठाई, टेंट, लाइट, नाश्ता सब कुछ एक दुकान से लिया गया। गद्दे 30 रुपए, चादर 35 रुपए प्रति यूनिट की दर से किराए पर लिए गए, वो भी बिजली बल्ब बेचने वाली दुकान से। तो सवाल ये उठता है, क्या बल्ब बेचने वाला बिस्तर किराए पर देने लगा? और ऐसा खर्चा है कि जमीन पर कोई नामो निशान ही नहीं है। गंगा जल संवर्धन का कार्यक्रम था जिसमें हमारे माननीय मंत्री आए थे प्रहलाद पटेल, तो वहाँ उद्गम उसमें कार्यक्रम था। तो बस उसी कार्यक्रम में तो निकाला गया है ये 9,85,500 रुपए। क्या बिना अनुमोदन भुगतान हो जाना संभव है? संभव तो नहीं है, लेकिन ऐसा फर्जीवाड़ा करके किया गया है। मामला तब उजागर हुआ जब लेखपाल ने सीईओ पर लिखित आरोप लगाया कि राम कुशल मिश्रा ने जबरन उसकी डीएससी और मोबाइल छीनकर भ्रष्टाचार किया है। जिस कार्यक्रम में खर्च के लिए केवल 2,54,000 की स्वीकृति मिली थी, उसमें 10 लाख से ज्यादा खर्च हो गए, वो भी बिना जनपद पंचायत की बैठक और बिना प्रस्ताव पारित हुए। मैं इसका परीक्षण करवाऊंगा और सीओ जिला पंचायत की एक हमने टीम गठित करी है। वैसे भी जो शिकायतें हमें मऊगंज से संबंधित जो मिली हैं अभी इससे संबंधित जलगंगा संवर्धन अभियान से संबंधित, तो हमने इसमें एक सीओ जिला पंचायत की कमेटी बनाई है और उसमें हमने ट्रेजरी ऑफिसर को भी रखा है और उसमें हम जल्दी से जल्दी जांच करके अगर जो भी तथ्य आएंगे उसका आधार पर हम कार्रवाई करेंगे।
पहले शहडोल में ड्राई फ्रूट और फिर मऊगंज में अब घोटाला। एमपी में अजब गजब खेल चल रहा है। जिस एमपी में गर्भवती महिला की रास्ता नहीं होने से मौत हो जाती है, जिस एमपी में गर्भवती महिला लीला साहू को सड़क के लिए मंत्री जी से लड़ना पड़ता है, उस मध्य प्रदेश में गजब ही घोटाला चल रहा है। राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल यही है कि जनता को सुविधा देने के वादे के साथ जीतने वाले अपनी आओ भगत में क्यों जुट जाते हैं, और आखिर ये देश में कब तक चलता रहेगा। अब आखिर में आपको खबर दिखा रहा हूं राष्ट्र सर्वोपरि में आपसे जुड़ी हुई। अगर आप भी खाने पीने के शौकीन हैं तो इस खबर को जरूर देखिए, और अगर आपको खाने में पनीर पसंद है तो इस खबर को तो देखना ही चाहिए, क्योंकि आजकल जो मार्केट में सस्ता सुंदर सा पनीर दिखता है, बिकता है, वो पनीर नहीं है, वो पनीर नहीं है, वो जहर है, जहर, केमिकल युक्त जहर। और आज इसलिए ये खबर दिखा रहा हूं क्योंकि ये जहर आपकी प्लेट में पहुंच रहा है और इसका खुलासा अलग अलग जगह से हो रहा है। और मैं तो सोचने पर मजबूर हो गया हूं आज कि खाएं क्या। जहां भी आप देखेंगे, जिस भी खाने के सामान को देखेंगे, वो केमिकल युक्त है, नकली है। देखिए जरा। अगर आप भी खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये शौक ही आपको घातक बीमारियों की तरफ ले जा सकता है। और अगर आप होटल रेस्टोरेंट में खाने के आदी हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां आपको असली नहीं नकली चीजों से बना खाना परोसा जा रहा है। कहा जाता है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वैसे ही आजकल मार्केट में मिलने वाला सफेद क्यूब असली पनीर नहीं होता। और अगर आप मार्केट में सस्ती जगह से 180 से 200 रुपए किलो तक पनीर खरीद कर ला रहे हैं तो भी सावधान हो जाइए, क्योंकि आप पनीर नहीं केमिकल खा रहे हैं। झारखंड के धनबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नकली पनीर की बहुत बड़ी खेप पकड़ी है, जिसको बिहार से लेकर कोयलांचल में खपाने की तैयारी थी। करीब 780 किलो पनीर बिहार से बस के जरिए लाया गया था और इसे धनबाद में दुकानों में खपाने की योजना थी। छापेमारी में 780 किलो पनीर, 60 किलो खोआ, 25 किलो लड्डू और 25 किलो पेड़ा बरामद किया गया। फूड सेफ्टी ऑफिसर की टीम ने मौके पर जब्त किया पनीर का केमिकल टेस्ट किया। उसकी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ गई। केमिकल डालते ही पनीर कोयले की तरह काला हो गया, जिसमें खतरनाक स्तर की मिलावट की गई थी। वहीं धनबाद जिले में अब तक खाद्य सुरक्षा विभाग की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। गुप्तचर की सूचना पर हमने रेकी की और सुबह 4 बजे सुबह और यहाँ पर छापेमारी किया। 80 केजी खोआ और मिलावटी लड्डू और पेड़ा जब किया, सबका स्टार्च टेस्ट किया गया स्पॉट पे। सभी सामग्री स्टार्च टेस्ट में फेल हो गए। हालांकि समय रहते अधिकारियों की मुस्तैदी से सैकड़ों लोगों की सेहत पर मंडरा रहा खतरा टल गया। अब आप सोच लीजिए कि ये पनीर अगर आपकी प्लेट में आ जाता, आपके पेट में चला जाता तो क्या होता। डॉक्टर्स की माने तो ऐसे पनीर को खाने से पेट संबंधी दिक्कतें, फूड पॉइजनिंग, एलर्जी की दिक्कत हो सकती है। केमिकल से तैयार हुआ पनीर किडनी और लिवर पर भी असर डालता है। नकली पनीर जो है वो सिंथेटिक मिल्क से, और उसमें तमाम तरह की चीजें, फॉर्मलिन्स, डिटर्जेंट, यूरिया, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। अगर आप एक्यूटली अगर आप पनीर कहीं कंज्यूम करते हैं, जैसे होटल में या वहां पे जहां आपको नकली पनीर दिया जाता है, तो आपके सबसे पहले जीआई सिस्टम को, आपके पेट को खराब करता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म आप इसको यूज करते हैं नकली पनीर को, तो इससे आपके लीवर को डैमेज होता है, आपकी किडनी डैमेज होती है। साथ साथ जो है इसमें कई तरह के जो टॉक्सिक एडिटिव्स होते हैं, फॉर्मलिन वगैरह, वो कार्सिनोजेनिक है, उससे कैंसर भी होता है। अगर आप भी सस्ते के चक्कर में पनीर खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अच्छी जगह से पनीर खरीदिए, ब्रांडेड पनीर खरीदिए। और राष्ट्र सर्वोपरि में हम बार बार आपको सजग कर रहे हैं कि पहले देखिए, जांचिए, फिर खरीदिए, क्योंकि ये नकली का व्यापार आपकी जान ले सकता है। सावधान आपको रहना है, आगाह हमने कर दिया है, क्योंकि त्योहार आ रहे हैं और त्योहार में इस तरह के लोग आ जाते हैं जो नकली सामान आपको बेचना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र हित में आपको सावधान रहना होगा। बहरहाल राष्ट्र सर्वोपरि में इतना ही। कल रात 8 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH